प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो तथा आपका भविष्य और भी अधिक उज्जवल हो। आज हम गांधी की प्रासंगिकता पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद एक एक करके इस वीडियो में दिए गए स्लाइड का गंभीरतापूर्वक और समालोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें। वीडियो में जो स्लाइड्स हैं वे हमारे ही एक लेख का हिस्सा है। विगत वर्षों में गांधी को लेकर इस देश में युवा दिग्भ्रमित से दिखाई देते हैं। यह जो मैं बात कह रहा हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और पत्रकारिता में टीवी पर जो बहस देखता हूँ उसके आधार पर यह बात कह रहा हूँ। और इसमें मैं पाता यह हूँ कि गांधी के बारे में अधिकतर सुनी सुनाई गई बातों पर गांधी की आलोचना की जाती है और उसमें तथ्यों का पुट और अध्ययन का समावेश कम होता है। कम से कम तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से ऐसी सारी बहस बेमानी सी होती है। मैं यह नहीं कहता कि गांधी आलोचना से परे हैं। वस्तुतः जिस सनातन परंपरा में स्वयं भगवान भी आलोचना से परे नहीं हैं, उस परंपरा में किसी व्यक्ति विशेष को आलोचना से परे मानना भी नहीं चाहिए। परंतु राजनीतिक मंचों से और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आलोचना करना तथा विद्यार्थी के रूप में अकादमिक समालोचना करना दो अलग अलग बात है। मैंने अपने अनुभव में यह पाया है कि यह जिसे मैं दो अलग अलग बातें कह रहा हूँ, हमारे आज के समय में उनके बीच की दूरी धीरे धीरे बहुत घटती जा रही है और यह जो प्रवृत्ति है वह एक बेहतर भारत का निर्माण करेगी या एक बदतर भारत का निर्माण करेगी, यह तो आने वाले समय में ही सुनिश्चित हो सकेगा। फिर भी इतना तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि गांधी ही क्यों, कोई भी प्रसंग हो, यदि उसमें किसी देश की समालोचना तथ्यों के बजाय मनगढ़ंत विचारों के आधार पर होने लगे तो उस देश का भविष्य कम से कम उज्जवल नहीं कहा जा सकता है। गांधी की आलोचना आम्बेडकरवादी भी करते हैं और सावरकरवादी भी करते हैं। गांधी की आलोचना मार्क्सवादी भी करते हैं और उदारवादी भी करते हैं। यहाँ तक कि अपने देश में गोडसे की प्रशंसा करने वाले लोग भी विदेशों में जाकर गांधी की प्रशंसा करते हैं। गांधी की प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप स्वयं अपने आप से दो प्रश्न पूछें और उसका उत्तर जानने का प्रयास करें। पहला प्रश्न यह है कि क्या युद्ध काल की नैतिकता और पराभव काल के मानसिकता के आधार पर किसी देश या सभ्यता का निर्माण किया जा सकता है? दूसरा सवाल यह है कि बदला लेने की मानसिकता के आधार पर हिंसा का समर्थन करने का अधिकार आप किसको देना चाहेंगे? मैं दूसरे सवाल को फिर से दोहरा रहा हूँ। दूसरा सवाल यह है कि बदला लेने की मानसिकता के आधार पर हिंसा का समर्थन करने का अधिकार आप किसको देना चाहेंगे?
वंचित समूहों को या समर्थ लोगों को? यही वह सवाल है जो गांधी को बाकी सब से अलग खड़ा करता है। यही सवाल, मतलब जो दो सवाल मैंने यहाँ कहा है उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि यही वे दो सवाल हैं जो गांधी को बाकी सभी दूसरे विचारकों से अलग खड़ा कर देते हैं। फिर चाहे वह मार्क्स हों, आम्बेडकर हों, सावरकर हों, जिन्ना हों या फिर आधुनिकता के सबसे बड़े समर्थक मैक्स वेबर ही क्यों न हों। संभव है कि आज के कोरोना संकट से यूरोप को उतना ही खतरा और नुकसान हो जितना उसने दोनों विश्व युद्धों में देखा था। सॉरी, यह भी संभव है कि भारत को भी इस संकट से उतना नुकसान हो जितना इसे विभाजन के समय में हुआ था। परंतु ऐसा कौन है जो चीन की बलि चढ़ा देने के लिए तत्पर है? क्या यहाँ हिंसा के समर्थन का तर्क काम नहीं आएगा? और यदि आएगा भी तो क्या वह दुनिया के विनाश के कीमत पर नहीं आएगा? मतलब यह हुआ कि यदि हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली कोई है तब उसके साथ व्यवहार करने से पहले हम अपने हिंसा दर्शन को छोड़ देंगे। फिर यह किस प्रकार के हिंसा दर्शन का समर्थन हुआ? वास्तव में तो यह कायरता हुई और अवसरवादिता हुई। और यदि कोई इस अवसरवादिता और कायरता का समर्थन सनातन परंपरा के आर्ष ग्रंथों के आधार पर करना चाहता हो तो आप उसका भी स्वागत कीजिए, क्योंकि कम से कम इसी बहाने आप उससे यह अपेक्षा करेंगे कि वह अपने तर्कों को समझे और सनातन परंपरा से, या जिसे अब हिंदू परंपरा भी कहा जा रहा है, उसी परंपरा में जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं उससे इस कायरता और अवसरवादिता के लिए तर्क खोज करके सामने लाया जाए। अन्यथा इस तरह के बेबुनियाद बात, बेबुनियाद तर्क का अकादमिक जगत में या व्यावहारिक जगत में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गांधी की प्रासंगिकता के फलक यानी कि डायमेंशन बहुत विस्तृत हैं। वह हर व्यक्ति से भी जुड़ा है, हर देश से भी जुड़ा है और पूरी मानव सभ्यता से भी जुड़ा है। वैसे इस बात को आप मेरी पुस्तक पश्चिमी ज्ञानोदय के वैचारिक संकट के अंतिम अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। फिर भी यहाँ मैं कुछ व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से आपके भीतर जो गांधी है उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि गांधी ने शारीरिक श्रम, स्वच्छता और आहार पर भी बहुत कुछ लिखा है, और लिखा ही नहीं है बल्कि उनको जिया है। कभी सोचिए कि शहरों में रहने वाले लोग फिट रहने के लिए तमाम तरह के प्रयत्न करते हैं, जैसे जिम जाते हैं, फिजिकल ट्रेनर रखते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। यह कोई उत्पादन या सेवा कार्य नहीं है। आप जिम में श्रम तो करते हैं परंतु वह उत्पादन या सेवा नहीं है। यदि श्रम को उत्पादन और सेवा से जोड़ दें तो क्या इससे देश का भला नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि इससे इनकार किया जा सकता है। फिर भी चलिए एक बार मान लेता हूं कि यहाँ आपके तर्क कुछ अलग हो सकते हैं और आप हमसे असहमत हो सकते हैं, परंतु श्रम के महत्व को तो स्वीकार करेंगे ही, और यह गांधी को स्वीकारना ही हुआ। इसी तरह
स्वच्छता और आहार पर जो गांधी के विचार हैं उनका भी सभी गांधी विरोधी पालन करते हैं। आज भारत में जो लाखों लाख मजदूर सड़क पर हैं, जरा विचार कीजिए कि वे लेनिन को प्रासंगिक बनाए हुए हैं, मार्क्स या आम्बेडकर को प्रासंगिक बनाए हुए हैं, सावरकर या गोडसे को प्रासंगिक बनाए हुए हैं या गांधी को प्रासंगिक बनाए हुए हैं। गांधी की यह प्रासंगिकता है जो भारतवर्ष को तमाम अंतर्विरोधों से लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा तथा शक्ति देता है। जिस दिन व्यक्ति के भीतर का गांधी पूरी तरह से मर जाएगा, उस दिन के भारत की कल्पना करके आप देख सकते हैं। और इस चीज़ को आज उन मजदूरों के साथ जोड़ करके भी समझ सकते हैं जो हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए अपने आशियाने को छोड़कर निकल चुके हैं और गांधी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। गांधी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, यह मैं यहाँ बहुत संक्षिप्त रूप में कह रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने किसी तरह के कोई हिंसा का प्रदर्शन नहीं किया है। बस इसी सीमित संदर्भ में ही मैं इस तथ्य का प्रयोग कर रहा हूँ। आपसे विदा लेने से पहले मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि गांधी की प्रासंगिकता की चर्चा के क्रम में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला गांधी विषय नहीं होता है, बल्कि एक विचारक और एक विश्व मानव के रूप में जो गांधी है वह चर्चा का विषय होता है। परंतु यदि आप अपने को ऐसा करने से रोक नहीं पाते हैं, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की विसंगतियों के बीच में गांधी को खड़ा करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, मैं तब के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि तब आप एक दूसरा कार्य भी अवश्य कीजिए। और वह कार्य यह है कि आप अपने पसंद के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के विचारों और कार्यों के आधार पर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की सांगठनिक रूपरेखा तैयार कीजिए। आप जिसको भी पसंद करते हो, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में आपका प्रिय नायक है, उसके विचारों और उसके कार्यों के आधार पर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की एक सांगठनिक ढांचा तैयार करिए। लेकिन मैं यहाँ निवेदन जरूर करना चाहूँगा एक और, कि यह कार्य ईमानदारी के आधार पर कीजिए। उस नेता ने जो कुछ अपने जीवन काल में किया हो और जो कुछ लिखा हो, सबको पृष्ठभूमि में रखिए और तब पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के सांगठनिक रूपरेखा को तैयार कीजिए और फिर उसके परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी समीक्षा के बाद गांधी के संदर्भ को कुछ भी अनावृत करना शेष रह जाएगा। मतलब यदि किसी भी दूसरे व्यक्ति के कृत्यों और विचारों के आधार पर आप पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का एक सांगठनिक खाका तैयार करते हैं और उसकी समीक्षा कर सकते हैं, तो उसके भीतर इतनी विसंगतियां आएंगी, इतने विघटन आएंगे, इतने टूट फूट आएंगे कि उसी के भीतर से गांधी की प्रासंगिकता स्वतः प्रकट हो जाएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी अनावृत करने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। वास्तव में जब हम गांधी की प्रासंगिकता की चर्चा करते हैं और उन्हें कुछ संदर्भों में सीमित कर देते हैं, जैसे स्वदेशी के संदर्भ में, जैसे सत्य और अहिंसा के संदर्भ में, जैसे भारत के संदर्भ में, जैसे
आधुनिकता के विरोध के संदर्भ में, तब वास्तव में हम गांधी का जो संपूर्ण चिंतन का कलेवर है, उस कलेवर में हम गांधी को नहीं रख रहे होते हैं, बल्कि गांधी की प्रासंगिकता को तब हम उस गांधी के साथ तुलना कर रहे होते हैं, उस गांधी की प्रासंगिकता को दिखा रहे होते हैं जिस गांधी को हमने गढ़ लिया है अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी के भीतर। यह गांधी वह गांधी नहीं होता है जिसके बारे में कभी आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यह अनुमान करना, विश्वास करना कठिन होगा कि हाड़ मांस का कोई एक ऐसा भी पुतला था जो इस धरती पर कभी चला था। खैर, गांधी के बारे में तो ऐसी सैकड़ों टिप्पणियां हैं, हजारों टिप्पणियां हैं, और गांधी दुनिया में सबसे अधिक गूगल किए जाने वाले विषय हैं। गांधी सबसे अधिक लिखे जाने वाले विषय हैं। गांधी सबसे अधिक पढ़े जाने वाले विषय हैं। और जितना भारत में गांधी पर लिखा गया है, उससे बहुत अधिक गांधी के ऊपर जो भारत के बाहर दुनिया है वहाँ लिखा गया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस वीडियो में जो स्लाइड हैं, उसमें जो लेख का हिस्सा है, वह बहुत ही विचारपूर्वक, धैर्यपूर्वक और अध्ययन के साथ लिखा गया है। तो मेरी बात को सुनने के बाद उस स्लाइड्स को आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपको, यदि आप गांधी की समालोचना भी करना चाहते हैं, तो आप प्रेरित होंगे कि आप कुछ बेहतर तर्क खोजें, बेहतर तथ्य खोजें, और तब जाकर कोई सकारात्मक आलोचना करें, समालोचना करें। और यदि आप गांधी का समर्थन करना चाहते हैं, तब भी आपको इसके जरिए एक बेहतर मानसिक विन्यास मिलेगा। तो मित्रों और हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, तरक्की करें, और पूरी दुनिया पर जो ये कोरोना संकट आया हुआ है उससे हम लोगों को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। तो आज के लिए इतना ही। हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।